नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और देश की बहस लेकर हम हाजिर हैं। देश की बहस हमारा वो मंच जहां पर हम जनता को मौका देते हैं कि आज दिन भर की जो बड़ी अहम खबरें हैं उनमें से आप चुनिए आपको कौन सा मुद्दा आप चाहते हैं जिस पर देश की बहस हो। और आज देश की बहस के लिए जिस मुद्दे को जनता ने वोटिंग के जरिए चुना है वो हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। आज हमने जनता के सामने 3 विकल्प दिए थे और आपने जिस मुद्दे को देश की बहस का मुद्दा बनाया वो है हिंसा का माहौल बताकर कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है। 75% लोग कहते हैं कि देश की बहस का मुद्दा ये हो, हिंसा का माहौल बताकर क्या कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है। आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव के तहत जो है तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे थे। अशोक गहलोत ने उस बातचीत के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो माहौल है वो काफी सही नहीं है और किस तरह से हिंसा का माहौल है और असहज माहौल है, इसको लेकर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। और ये टिप्पणी जो थी इसको लेकर सियासत गरमाना लाजमी था, क्योंकि जिस तरह से आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो उसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे शख्स की तरफ से अगर ये बयान आता है तो क्या ये देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत इसे देखा जाए। क्योंकि पहले मौलाना तौकीर रजा के कंधे पर रखकर कांग्रेस ने बंदूक चलाई, बाटला हाउस के जिन्न को फिर से बोतल से बाहर निकाला, अमृत महोत्सव के मंच पर पीएम मोदी ने देश से भेदभाव खत्म करने की बात की, वैश्विक शांति की बात की, तो उसी मंच से कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में हिंसा और तनाव के माहौल की बात की। सवाल यही उठ रहा है कि वाकई में आपको लगता है देश में हाल फिलहाल में कहीं हिंसा हुई है, कहीं दंगे हुए हैं, कोई तनाव का माहौल है? आप एक आम जनता हैं, आप बताइए। या फिर सियासी फायदे के लिए कभी शहादत का अपमान होता है, कभी हिंदुओं को मारने काटने की बात होती है, तो कभी ये हिंसा और तनाव का माहौल है, ऐसे बयान दिए जाते हैं। क्या हिंसा का माहौल बताकर देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्या अमृत महोत्सव के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है कांग्रेस? देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रधानमंत्री नफरत छोड़ अमन का संदेश दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि सियासी फायदे के लिए अपने बेलगाम बोल से बाज नहीं आ रही। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही ले लीजिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी देश से भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत ने देश में हिंसा और तनाव की बात कह दी। आप भी सुनिए किस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अपने ही देश में डर लग रहा है। चाहते हैं कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा उत्पन्न हो, मजबूत हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि थोड़ा देखने में आ रहा है तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले, ये आपकी हम सबकी इच्छा रहती है। अब जरा गहलोत साहब के इस बयान के पीछे का मतलब भी समझ लीजिए। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, बामुश्किल अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है। ऐसे में सियासी फायदे के लिए एक मंच से इस तरह का अनर्गल बयान इस उम्मीद में है कि शायद जनता इसे सच समझ ले। कांग्रेस शायद भूल चुकी है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बेशक कांग्रेसी नेता इसे सियासी साजिश ना कहें, लेकिन हाल ही में भड़काऊ भाईजान के साथ कांग्रेस की गलबहियां जनता देख चुकी है। महज मुसलमान वोटरों को अपने हक में करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले और शहादत पर सवाल उठाने वाले तौकीर की तकरीर भी जनता सुन चुकी है। और उसी तौकीर से कांग्रेस के क्या संबंध हैं, बताने की जरूरत नहीं। अब जरा जमीनी हकीकत का जिक्र करें तो इक्का दुक्की घटनाओं को छोड़ दें तो ये श्रेय खुद कांग्रेस भी मोदी सरकार से नहीं छीन सकती कि मोदी राज में देश दंगे की आंच से महफूज रहा है। फिर जिस अमृत महोत्सव कार्यक्रम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, उसी मंच से दुनिया को हिंदुस्तान के हालात के बारे में झूठी दलील क्यों? हालांकि पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बयान का जवाब दे दिया। आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह अलग अलग प्रयास चलते रहे हैं। हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये सिर्फ राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, ये हमारे देश का सवाल है।
हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी की शुरुआत से ही कांग्रेस इसके जरिए अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश में लगी है। पहले अमृत महोत्सव के पोस्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं होने पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने सवाल उठाए। और अब अमृत महोत्सव कार्यक्रम के पहले ही दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंसा और तनाव के माहौल की बात कर देश को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से मुकम्मल जवाब तो बनता है। उनके प्रदेश में किस प्रकार पिछड़ी जाति के अनुसार किस प्रकार अत्याचार होते हैं, किस प्रकार के महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, परंतु अफसोस है कि इतने पावन कार्यक्रम में भी वो राजनीति करते हैं, देश की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। जो लोग आवाज उठाने की बातें करते हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया जाता है, उनके खिलाफ भी हिंसात्मक बातें की जाती हैं। तो ये तो माहौल है इस समय देश का। आज देश की बहस में बात करेंगे कि क्या वाकई देश में हिंसा और तनाव का माहौल है या फिर हिंसा का माहौल बताकर कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है। तो सवाल यही है आज देश की बहस में जो हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं, क्योंकि देश की बहस में हम दर्शकों को भी मौका देते हैं इस कार्यक्रम में भागीदारी करने का। और आज का सवाल है, क्या हिंसा का माहौल बताकर कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है? आप हाँ या नहीं में इसका जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnationtv.com पर जाएं। हमारे मोबाइल ऐप के जरिए भी आप हमें वोट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल के जरिए भी वोटिंग कर सकते हैं। 9711002266 9711002266 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या फिर अपनी राय मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। कार्यक्रम में हम उसे शामिल करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रामलाल शर्मा हैं, विधायक हैं बीजेपी के, राजीव तुली हैं, राजनीतिक विश्लेषक, शिवम त्यागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, चरण सिंह सप्रा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के, एहतशाम हाशमी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले चरण सिंह सप्रा साहब, आप ही से सवाल है, देश में क्या कहीं दंगे हुए? देश में क्या कहीं हाल फिलहाल में कोई अप्रिय आतंकी घटना हुई? देश में कहीं हाल फिलहाल में किसी तरह की कोई लिंचिंग हुई? क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री को देश में इस तरह का माहौल नजर आता है? देखिए पेनाज जी, जो पिछले 7 वर्षों में जिस तरह से हम देश की राजनीति को देख रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर विचार विमर्श, मतभेद ये होते हैं, और मतभेद अगर होते हैं यानी जिसको इंग्लिश में डिसेंट कहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पत्रकार है, सोशल एक्टिविस्ट है या कोई राजनेता है, वो अगर डिसेंट अपना बताता है या मतभेद बताता है तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। या तो एफआईआर हो जाता है या जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन है, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये उसके पीछे लग जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं के ऊपर जरूर सीबीआई की, ईडी की कार्रवाई होती है। तो क्या ये देश में हिंसा का, ये देश में असहज माहौल कहेंगे इसे आप? मुझे पूरा सप्रा साहब, मैं वही तो पूछ रही हूँ। आप देखिए, समझिए, जब देश के संवैधानिक पद पर बैठा एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की क्या छवि जाती है? चुनावी साल में 7 साल बाद क्या याद आ रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं, आप मेरी बात पूरी सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने पूरा मौका दिया आपको धारा प्रभा बोलने का, 1.5 मिनट, उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं, 1.5 मिनट नहीं, आपने मुझे 20 सेकंड में टोका है, तो कृपया टोकिए नहीं, चलिए और मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, तो ये जो मैं बता रहा हूं कि देश के अंदर इस तरह का माहौल बनता है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, कर्नाटका का चुनाव हो या अभी पंजाब का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं पर केवल कार्रवाई होती है। तो इससे देश के अंदर डर का माहौल होता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई होती है, सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर एफआईआर होते हैं, उन्हें अंदर कर दिया जाता है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की भाषा नहीं बोलते हैं। तो ये एक डर का माहौल जो देश के अंदर बना है। और मैं आपको बताऊं कि लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से किसानों को रौंदा गया,
और जिस तरह से रामलाल जी, हरियाणा में एक देश में SDM बहुत कहते डर हैं का कि माहौल सर है, फोड़ देंगे, देश के लोग सर डरे फोड़ हुए हैं, दिया देशवासी जाएगा। डरे और हुए सर हैं। रामलाल फोड़ा जी जाता मुस्कुरा है रहे हैं, जरा उन्हें भी किसानों जवाब देने का। दीजिए ना इससे डर सापरा का माहौल नहीं है साहब। तो क्या आपको है? तो 7 साल बाद नहीं, जैसे ही 5 कांग्रेस राज्यों में को- चुनाव याद आए तब देश में डर नजर आने लगा। उससे पहले आपको देश में डर का माहौल नजर नहीं आ रहा था। आज आपको बहुत घबराहट होने लग गई है इस देश में। जरा आंकड़े मैं भी आपको बता दूं, मनमोहन सिंह सरकार के शासनकाल में 2010 से 2014 तक 62 केस जो है ऑन एन एवरेज जो है वो आए थे राजद्रोह के। ऐसा नहीं है कि वो मोदी सरकार के कार्यकाल से कुछ पीछे रहे थे, मोदी सरकार उनसे कुछ कदम आगे है, लेकिन मनमोहन सरकार का कार्यकाल भी राजद्रोह के मामले रजिस्टर करने में पीछे नहीं था। बहरहाल रामलाल शर्मा जी जवाब दें। जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को डर लगना ही चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया इस देश के ऊपर, लेकिन देश की जनता के हित के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस को डर क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि आज वो हक मांगना शुरू हो गया। लंबे समय तक लाखों इसी देश के वासिंदे शरणार्थी बनकर दिल्ली की सड़कों के ऊपर रहे, जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर रहे, सरेआम कत्लेआम हुआ। इसी देश की धरती के अंदर लगातार बम ब्लास्ट की एक के बाद एक घटनाएं हुआ करती थी 2014 से पहले। और इनके कांग्रेस के नेताओं के बयान क्या आते थे? भारत के संयम की परीक्षा ना ले, भारत तब मुंह तोड़ जवाब देगा, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। काम क्या करते थे? चुपचाप चंद दिनों के बाद में आप सब घटनाओं को भूल जाया करते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, वो बयान इस बात के ऊपर आया है कि कांग्रेस के अंदर अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस, ये अपने आप को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को खुश करने के लिए, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनको खुश करने के लिए मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान देते हैं। राजस्थान सापरा साहब फिर से सुनिए, गहलोत साहब ने कहा क्या है? देश में हिंसा, देश में हिंसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईडी की कार्रवाई गलत हो रही है या कोई बेजा इस्तेमाल हो रहा है सरकारी मशीनरी का। उन्होंने कहा देश में हिंसा और तनाव का माहौल है। सापरा साहब मुझे सोच समझ के बता दीजिए, देश में हाल फिलहाल में कहां हिंसा हुई है, कहां दंगे हुए हैं, कहां कोई आतंकी हमला हुआ है, कहां क्या हुआ है जिससे उन्हें हिंसा और तनाव देश में नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने खूब रिसर्च कर ली, मुझे पिछले 1.5-2 साल में ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं मिला है। विनाश जी माफ करना, अभी मुझे भी बिना टोके टाइम देना, जैसे आपने बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को टोका नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था आगे कि ये मात्र अशोक गहलोत जी ने ये बात तो आज कही है, लेकिन टाइम मैगजीन ने 2-3 साल पहले कहा था, डिवाइडर इन चीफ, अगर आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी की फोटो को लगा करके। और जब कमला हैरिस को पिछले साल मिलने गए प्रधानमंत्री, पहली मीटिंग थी, तो कमला हैरिस ने क्या कहा कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है। ये यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस देश के अंदर आपको दंगे नहीं नजर आए, लेकिन दिल्ली के दंगे हुए थे 1-1.5 साल पहले, वो आपको नहीं नजर आए। अच्छा। सवाल यह है कि इस देश के अंदर भय का माहौल रहता है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में 7 किसानों को रौंद दिया गया, क्या वो दंगे से कम है? क्या आप चाहती हैं कि और किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से गाड़ियों के नीचे कुचल दें? अरे भैया, क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या ये डर का ठीक है, माहौल नहीं ठीक है? है। और आगे चल करके मैं आपको ये भी बताता हूँ, जिस तरह से मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इनको जरा चुप कराइए, इनको जरा चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। जिस तरह से, अब मैं मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, यही तो तकलीफ है। आप लोग सुनना नहीं चाहते, ना तो नरेंद्र मोदी किसको सुनना चाहते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के शिवम त्यागी जी सुनना चाहते हैं। शिवम त्यागी जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है देश में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो बात अलग है कि इन्हें चुनाव से ठीक पहले ये खराब स्थिति ज्यादा नजर आ रही है। पेनाज जी बिल्कुल सही। कमला हैरिस पे बोले जरा, वो डिवाइडर इन चीफ टाइम मैगजीन, जब टाइम मैगजीन मोदी जी की फोटो कवर पे छापे या अगर इंटरनेशनल एजेंसी जब तारीफ करें तो वो नहीं देखना, जब बुराई करें तो देखना है, और ये दोनों पे लागू होता है कांग्रेस बीजेपी। बहरहाल शिवम जी। नहीं जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है मोदी जी के काल में। भारत का बहुत ज्यादा अपमान और बहुत ज्यादा हिंसा का जो है असर है। लेकिन जब 66 में आप गौ सेवकों पर खुली गोलियां चला रहे थे इंदिरा जी के कहने पर, तब देश की इज्जत बहुत ऊपर गई थी। 84 में जब सिखों का गला काटा जा रहा था, बहुत इज्जत देश की ऊपर गई थी। जब पूरे देश को आज राजद्रोह के केसेस पर बात हो रही है कि साल में 62 और साल में 73 लगते हैं, एक जमाने में पूरे देश को जेल बना दिया था इन्होंने, तब इज्जत बहुत ऊपर गई थी देश की। और अब आ जाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, लोग खड़े होकर कहते हैं कि हमारे नौजवान अगर कॉपी करना चाहते हैं क्या? तो फिर इस देश की आप भी वही मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं? और फिर उसके बाद वो सापला जी की रोल पार्टी मॉडल है को आपके समर्थन देते हैं, तब इसके बाद ये नहीं कहते कि गलत हुआ।
एक व्यक्ति कहता है कि सुनिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, तब इज्जत बहुत शानदार बढ़ती है भारत की। एक व्यक्ति कहता है कि हम 20 करोड़ हैं, तब इज्जत बहुत बढ़ती है मेरे देश की। इसी देश में बिल्कुल नहीं, वो तो आपकी बी टीम है भैया, ओवैसी साहब की पार्टी तो आपकी बी टीम है और इनकी जनरल सेक्रेटरी रणथंभौर में वो जाती है सेकुलर वोटों को काटने के लिए, होती है, फंडिंग आपकी तरफ से होती है हिंदुस्तान का। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इस समय पिछले 7 साल से जो शांति रही है वो इस पूरे देश ने देखी है, दुनिया ने देखी है। और इनको मोदी जी डिवाइडर इन चीफ टाइम मैगजीन के कहने पे तो नजर आते हैं, लेकिन उसी मोदी को इस देश के 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया, वो इनको दिखाई नहीं देता। उसी मोदी ने जाति धर्म संप्रदाय तोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रचंड सीटें लेकर आए, वो इनको दिखाई नहीं देता। 14 में इनको हराया, 17 में इनको शून्य कर दिया, 19 में शून्य है। एहताश हाशमी, अगर जनता बार बार भरोसा दिखा रही है एक पार्टी पर, एक शख्स पर, तो जाहिर सी बात है देश में हिंसा और तनाव का माहौल नहीं होगा, तभी तो जनता चुन रही है ना। अगर जनता को डर लग रहा होगा तो वो चुनेगी क्यों? एहतेशाम हाशमी, वो विवेक जी को लग रहा है डर। जी देखिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिशा रवि को डर लग रहा है, 18 बड़े आतंकवादी हमले हिंदुस्तान के हो चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हमला जो था वो पुलवामा का था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके थे। और आपकी जो इनकॉम्पिटेंट बीजेपी की सरकार है, आज तक वो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई, ना ही उन अपराधियों को पकड़ पाई जिन्होंने हमारे 40 जवानों को गोली मारी थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने बोला कि डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा और ब्लैक मनी खत्म होगा, उससे टेररिज्म रुकेगा। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब मोदी जी की सीट बचाने बाहर से आतंकवादी हिंदुस्तान में आ जाता है। और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करना, एक जो सच्चा हिंदुस्तानी वही इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर सकता है, जैसे कि अशोक गहलोत साहब ने करी। आज आप देखिए सीबीसीआईडी, सीआईडी या ईडी या बीएसएफ या इंडियन आर्मी, ये भी तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं। आज भारत में जो माइनॉरिटीज के साथ, आपको देश में हिंसा नजर आती है, जो ओबीसी के साथ जो एहतेशाम हाशमी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा ना कि गहलोत जी ने बहुत अच्छी बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको देश में क्या हिंसा, देश में तनाव और देश में डर नजर आता है? आपको देश में डर लगता है? बिल्कुल, मुझे देश में डर नजर आता है, क्योंकि आप मुझे बस 2 मिनट और दीजिएगा। मोदी जी इतने ज्यादा प्रेशर में हैं इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से कि वो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। अभी हाल ही में ही मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर को दोष टेलीप्रॉम्प्टर पे मर दिया। और उससे आपको डर लगने लगा? मोदी जी ने क्या बोला, उससे वो उनकी जबान फिसली नहीं फिसली, वो ढंग से बोल पाए कि नहीं, उससे आप डर गए एहतेशाम हाशमी? उससे आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो गया एहतेशाम हाशमी? उससे आपको एहतेशाम हाशमी अगर जबान फिसलती है तो उससे आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है? बहुत खूब, देखिए आलोचना कीजिए, लेकिन उस आलोचना में तर्क ऐसे रखिए जिससे वाकई में लगे कि हाँ आपको डर लग रहा है। राजीव तुली साहब, हो चाहे ना हो, लेकिन मोदी जी के बहुत है, तभी उनका मानसिक संतुलन मुझे लगता है स्थिर नहीं। अच्छा, और उनका सब कुछ खराब है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और इससे आपको डर लगने लगा? आलोचना कीजिए, आलोचना का आपको पूरा हक है, लेकिन आपको इसलिए डर लग रहा है, आपको देश में इसलिए हिंसा नजर आ रही है क्योंकि उनकी जबान फिसल गई या उनका टेलीप्रॉम्प्टर अगर आपकी भाषा में कहीं खराब हो गया, उससे आप डरने लग गए। बहुत बढ़िया बात है। राजीव तुली जी, क्योंकि वो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री, हाँ, और उससे आपको डर लगता है, उससे आपको घबराहट होने लगती है, उससे देश में हिंसा फैल जाती है। राजीव तुली जी, हाँ मैं समझ रही हूँ, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अब देखिए, बहुत ही विचित्र सी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को यदि उदाहरण देना पड़ रहा है तो वो कमला हैरिस को कोट कर रहे हैं और टाइम मैगजीन को कोट कर रहे हैं। उनको देश भर में कोई ऐसी मैगजीन, कोई ऐसा व्यक्ति, इसीलिए इनके जो नेता भी हैं तो वो पाकिस्तान जाकर के बोलते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए बीजेपी की सरकार को हराने के लिए। खैर छोड़िए, वो अलग विषय है। अभी आज के विषय पर आते हैं। अभी आज का जो विषय है जिसमें ये डर लगने वाली और तनाव के वातावरण की बात है, तो मैं आपको राजस्थान के कुछ आंकड़े देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि राजस्थान में कितना डर या कितना तनाव है। राजस्थान में दुष्कर्म के मामले पर 2020 में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे है। 5877 केस जो है वो रजिस्टर हुए हैं। इस नए साल में 15 दिन 20 दिन बीते हैं और इन 15-20 दिनों में रोज प्रतिदिन एक ऐसा बड़ा रेप का केस हुआ है जिसने नेशनल सुर्खियां ली हैं। वो सबके सब राजस्थान में है।
यदि आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो राजस्थान में पुलिस जो रक्षक है वही कैसे भक्षक है, आपको वो भी दिखेगा। देखिए 1 दिसंबर में उदयपुर की एक पुलिस चौकी में ही महिला का रेप हो जाता है और पुलिस वाले ही एक आदिवासी महिला का रेप कर देते हैं। 2 दिसंबर को कोटा में एक डीएसपी जो है वो एक सरपंच के साथ मिलकर अपनी कांस्टेबल का ही रेप करने का प्रयास करते हैं। ये राजस्थान की स्थिति है। आप कहेंगे तो विवेक जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो रेप में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो रहा है, जो स्टेट जहां पर पेंडिंग केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है दूसरे मुल्कों दूसरे हिस्सों से, तो ऐसे में किस मुंह से वो देश में तनाव और हिंसा की बात कर रहे हैं? वो अशोक गहलोत जी पर हो रहा है और अशोक गहलोत जी उसको उठा करके पूरे देश पर एक्सट्रापोलेट करके उसको उसमें एक बड़ी जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है उसमें बात कर लेते हैं थोड़े दिन पहले तक। अच्छा, और इसी प्रकार के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश का जो अल्पसंख्यक समाज है वो उगालते हुए रहे, वो डरा रहे और डर के कारण से कहीं भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे अब आप सुनिए जरा ध्यान से, इनको जरा बोलिए चुप हो तो मैं ठीक है रवि, एक मिनट तुली साहब जरा मैं जवाब ले लूं विवेक जी से। विवेक जी रूलिंग पार्टी की तरफ से हैं, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे आप अगर मेरे ऊपर बोलेंगे। राजीव तुली जी 1 मिनट अब उनको बोलने दीजिए। आप बोल लिए हैं, आपने अपने पूरे आंकड़े रख दिए हैं, अब जरा विवेक जी से उनका जवाब ले लें। विवेक जी, आप शिष्ट व्यक्ति हैं, आपको शोभा नहीं देता ये, और नहीं है शिष्ट तो आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है राजीव जी, अब सुन लीजिए विवेक जी को भी। अरे सुन लो भाई जी, अब बहुत बोल लिए, अब सुनिए। अब आप पहली चीज तो यह है कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के अंदर धैर्य ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आप हैं तो सुनना सीखिए। दूसरी बात, अब आप आ जाइए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 10 साल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला था, और पूरे विश्व के अंदर हमारी खिल्ली उड़ी थी गुजरात के दंगों की वजह से। पहली चीज, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के पार्टी ने, उन्होंने कहा था राजधर्म निभाना चाहिए एक मुख्यमंत्री को। यहां से मैं बात की शुरुआत करूंगा। अब आप मेरे से जो बात कर रही थी, आप ये बताइए, जंतर मंतर पे जब नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, उसके बाद हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर यहाँ धर्म सांसद लगती है जहां पे मुसलमानों की ओपन जीनोसाइड की कॉल दी जाती है, और इस जीनोसाइड की कॉल को हिंदूवादी संगठन आरएसएस और बीजेपी का कैडर समर्थन देता है। तो इस देश के अंदर असुरक्षा है, माइनॉरिटीज के लिए और सेक्युलर पार्टी के लोगों के लिए असुरक्षा है। हिंदू राष्ट्र के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के चक्कर में कभी आप सीए एनआरसी लाते हैं, कभी आप धर्म सांसद बनाते हैं, कभी आप मुसलमानों के जीनोसाइड की कॉल देते हैं, कभी आप मॉब लिंचिंग करवाते हैं। देश में अघोषित आपातकाल है, ये है। दिशा रवि जैसे 21 साल के बच्चों को आप देश में डालते हैं, देशद्रोह के जो केसेस हैं उनका मिसयूज आप करते हैं, तो देश के अंदर इंटॉलरेंस और असुरक्षा है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और ये रूलिंग पार्टी और रूलिंग सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। विवेक जी मुझे जरा एक बात बता दीजिए। ठीक है, रूलिंग पार्टी से हजार नाराजगी सही, हजार सवाल सही, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को, वो कांग्रेस जो देश के शहीदों का अपमान करने वाले तौकीर रजा का साथ कबूलती है, देश की शहादत पर सवाल उठाने वाले तौकीर रजा के साथ हाथ मिलाती है, देश के हिंदुओं को मारने और देश का नक्शा बदलने वाले तौकीर रजा का हाथ मिलाती है, उस कांग्रेस को अगर ये नजर आता है, 1 मिनट विवेक जी मेरी बात सुनिए, उस कांग्रेस को देश में हिंसा और तनाव नजर आता है, सुनिए ना विवेक जी, अगर उन्हें हिंसा और तनाव नजर आता है तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या वो देश की छवि को धूमिल नहीं कर रहे हैं? किस कांग्रेस को? वही तो मैं पूछ रही हूँ सर। 10 साल वीजा नहीं मिला नरेंद्र मोदी को दंगे कराने की वजह से और मुसलमानों को कटवाने की वजह से, तब नहीं मुंह काला हुआ देश का। मॉब लिंचिंग करवाते हो तब मुंह काला नहीं होता है। जंतर मंतर में जाकर के कहते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, तब मुंह काला नहीं होता है। हरिद्वार में धर्म सांसद बनवाते हो और कहते हो जीनोसाइड होगा मुसलमानों का, तब मुंह काला नहीं होता है। जन्म नहीं हुआ था क्या? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की बातें बीजेपी स्पॉन्सर्ड हैं, और ये पार्टी हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए माइनॉरिटीज, कम्युनिस्टों, सोशलिस्टों ठीक है, जवाब दीजिए रामलाल शर्मा जी। 70 साल रही है। ठीक है रामलाल शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि आपके, आप सुनिए, हम कांग्रेस से भी लड़े हैं,
पिनाज जी मैं जवाब दे सकता लेकिन हूं? तौकीर रजा के बयान में तो आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आती साहब। और मलाई खाने का कांग्रेस से हमारे डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। इस देश के अंदर गुलाबी नगरी के अंदर भी दंगे हुए हैं, बम ब्लास्ट हुआ है। इस देश के अंदर बंबई में भी बम ब्लास्ट हुआ है। इस देश के अंदर लखनऊ के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है। जिसकी इच्छा हुई, जिसकी मर्जी हुई, बम ब्लास्ट हुआ है। दरगाह के अंदर कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दो। आप गुजरात के दंगों को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जंतर मंतर के नारों को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप हरिद्वार की प्रॉब्लम की कॉल को जस्टिफाई कर रहे हैं। हरिद्वार आप मुसलमानों के जीनोसाइड को बैठ कर यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं। देश की अखंडता को आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, चल रहा है तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मुसलमानों की जगह हिंदुस्तान नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? प्राप्त करने के लिए आप सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या चाहते हैं? ना है मुसलमान इस देश में, तो बताना था। आप इस देश में मुसलमानों के खिलाफ मेरी बात सुनो मेरी की तो आप इस देश में सुरक्षा का माहौल नहीं ला रहे। आप नसरुद्दीन शाह की ट्रोलिंग करवाते हैं जब वो एक छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं। सर ये देश इंटॉलरेंट बन चुका है। ठीक है ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ जयपुर से शिवानी जुड़ चुकी हैं। शिवानी क्या कहेंगी आप? हाँ, अगर देश में अराजकता का या डर का माहौल होता तो ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंच से अपनी बात कह पाते और ना आज मैं यहाँ होती अपनी बात कहने के लिए और ना मंच पे कोई होता अपनी बात कहने के लिए। बिल्कुल भी माहौल नहीं है। सापरा साहब बड़ी बात की है शिवानी जी, हमारी दर्शक ने कह रही हैं कि अगर इतना माहौल होता डर का तो मुख्यमंत्री वहां पर उस मंच पर जहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे ऐसी बात ना कर पाते और इस मंच पे आपस में बहस नहीं कर रहे होते। देखिए मैं समझता हूं कि आपके जो भी शिवानी जी थी शायद जो भी बात उन्होंने कही है उनको किसी डर का सामना न करना पड़े ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन आप देखिए कि डर की बात है जो वो सच बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैं आपको चंद उदाहरण, ये राजीव तुल्ली जी तुलना कर रहे थे राजस्थान की, अगर ये तुलना एनसीआरबी के डेटा की करते उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कितना क्राइम होता है तो इनको सब समझ में आ जाता। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से 73 ब्राह्मणों की पिछले 5 वर्षों में हत्या हुई और उनके जो जिन्होंने हत्या करी है उनको पकड़ा भी नहीं गया है, उनके ऊपर केस नहीं चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसी तरह से केस बंद रखे हुए हैं। न मुझे आगे बोलने दीजिए। जिस तरह से हाथरस की घटना होती है, उन्नाव की घटना होती है, क्या शिवानी जी चाहती हैं या इस देश का कोई भी व्यक्ति या महिला या आप चाहती है कि इस तरह की घटनाएं होती रहें? क्या इस तरह का डर बना रहे? इस तरह का डर जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। और मैं इतना ही नहीं कहता हूं, अरुणाचल प्रदेश में कली वहां से चीन के लोग आकर के हमारे एक नौजवान को उठा करके ले गए, तो क्या वहां पर डर नहीं है? बॉर्डर के ऊपर किस तरह से चीन हमारी जमीन के ऊपर एनक्रोच कर रहा है और प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हैं, आंखें मूंद करके बैठे हैं। देश के अंदर हर जगह पर इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सब खतरे में है। तब भी देश के प्रधानमंत्री उस पर ना कोई ट्वीट करते हैं। मोर को दाने खिलाने हो तो जरूर ट्वीट डर सिर्फ दंगों का ही नहीं होता, डर सिर्फ आतंकी हमलों का ही नहीं होता। सापरा साहब कह रहे हैं कि देखिए देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का डर है, देश को चीन से डर है, देश में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और मोदी जी आंख बंद करके बैठे हैं। पिनाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेहरू जी के समय में जब 54,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी थी इन्होंने, तब तो डर था ही नहीं, क्योंकि लड़ना तो था ही नहीं ना इनको। आज की बात अभी कुछ दिनों पहले डर तो था ही नहीं जब 26/11 हुआ था और चुपचाप बैठ गए थे। जब सेना ने, वायुसेना ने आपसे परमिशन मांगी थी कि हम कर। हाँ, आज की बात सुनिए, आज की बात सुनिए। अगर आज पाकिस्तान इस देश के खिलाफ आंख उठाता है तो उसको जवाब मिलता है, उसको सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की जाती है। आज अगर गलवान घाटी में चाइना अपनी आंख दिखाता है तो मेरे देश की सेना सामने खड़ी होती है, आपकी तरह चुप नहीं बैठ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता है तो वो जाकर पाकिस्तान में ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी जी को हटाइए। अगर आज इस तरह के कांड हो रहे हैं देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायी है। और आपको अनइंटरप्टेड बोलना होता है और दूसरे के बीच में ऐसे ही आप कूद जाते हैं। आप मुझे बताइए ना, अभी कुछ दिनों पहले जो एजेंडा चलाया था चाइना ने, उसमें भी आपके नेताजी ने समर्थन दे दिया। जो झंडा फहराते हुए दिखाए थे जब भारतीय फौज ने उसको कंडेम किया, तब आप चुप हो गए। तो ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं भाई? ग्लोबल टाइम्स के आप ग्लोबल टाइम्स क्या? सापरा साहब
आपको देश में, सुनिए सापरा साहब, आपको देश में बहुत डर लग रहा है। सुनिए ना सापरा साहब, अब जरा मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपको देश में बहुत डर लग रहा है, बहुत तनाव है इस देश में, बहुत हिंसा हो रही है इस देश में। तौकीर रजा जो कहता है कि हिंदुओं को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तौकीर रजा जो कहता है कि अगर उसके लड़के बेकाबू हुए तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, तौकीर रजा जो कहता है कि पुलिस वालों ने अपने ही इंस्पेक्टर का मर्डर कर दिया, शहादत का मखौल उड़ाता है, बाटला हाउस पर सवाल उठाता है, जिसे आपकी ही पार्टी ने बिल्कुल क्लीन चिट दी थी कि कोई दूसरी जांच की जरूरत नहीं है, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने, ठीक है। उस तौकीर रजा का हाथ आप थामते हैं, वोट बैंक के लिए उसका साथ कबूल करते हैं, वहां कोई तनाव, कोई डर नहीं है, वो तो पाक साफ शांति दूत है। पेनाज जी, मुझे बताइए कि तौकीर रजा ने अगर गलती की है, हेट स्पीच करी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को बहुत उपयोगी, अरे भाई ये तो धृतराष्ट्र ने आपने पहले ही घोषित कर दिया ना, ये तो बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, तो प्रियंका गांधी इतनी अच्छी है तो उनके साथ गलबहियां क्यों कर रही है, उनके साथ फोटो क्यों खिंचवा रही है, उनका समर्थन क्यों ले रही है, ये तो बेकार है, आपने कह दिया। बीजेपी वाले तो किसी काम के नहीं, कांग्रेस तो हर काम की है ना, तो कांग्रेस क्यों ऐसे लोगों को जो मारने काटने हिंसा फैलाने की बात करते हैं उनके साथ खड़ी है? मुख्यमंत्री उस पर एक्शन नहीं ले सकता, कमजोर मुख्यमंत्री है क्या वो? कह दीजिए। और प्रियंका गांधी कमजोर है, राहुल गांधी कमजोर है, सोनिया गांधी कमजोर है। आप ये कह दीजिए कि कमजोर है, उसको उन्होंने। अरे हम आपसे कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं ना वो तो बहुत खराब है, वो एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप लोग क्यों ऐसे आदमी का साथ ले रहे हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के शहीद का अपमान कर रहा हो, जो शहादत पर सवाल उठा रहा हो, जो खाकी पर सवाल उठा रहा हो? के खिलाफ इस सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की, और हरिद्वार और रायपुर के लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? इसका कहां हुई है कार्रवाई, शायद आपको पता नहीं है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के साथ है, आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ है, ये सभी ऐसे हैं, केरला में मुस्लिम लीग के साथ है, ये इनका यही हाल है। जो इस देश के खिलाफ बात करेगा कांग्रेस उसको पार्टी में ज्वाइन करा लेगी भाई, उसको एकदम सर्टिफिकेट देगी, चुनाव लड़ाएगी, जितवाएगी। तो ये कहा कि जब जब किसी ने गलती की है तब तब उसको भुगतना पड़ा है। अगर कांग्रेस ने आज की भी बात कर लीजिए आप, आज चाइना के स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं आप। ग्लोबल टाइम्स किसी बात को बाद में कहता है, पहले राहुल गांधी उसको ट्वीट कर देते हैं आकर, कमाल की बात हो जाती है। अरे देश की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, देश के मीडिया पर भरोसा नहीं है, देश की सेना पर भरोसा नहीं है, देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं है, देश की सीबीआई पर भरोसा नहीं है, देश की ईडी पर भरोसा नहीं है, राज्यों की पुलिस पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा किस पे है? चाइना के अखबार पर? अरे मुझे अखबार ही पढ़ना है तो मैं अपने देश का पढ़ूंगा ना, मुझे मीडिया ही देखनी है, मैं अपने देश की देखूंगा, मुझे चाइना से क्या लेना देना? आपको बड़ी मोहब्बत है चाइना वालों से। चरण सिंह सापला साहब, राहुल गांधी को चाइना से बहुत प्यार है। सापला जी, राहुल गांधी को चाइना से बहुत प्यार है, उनकी कई मुलाकातों का जिक्र भी होता है। दोगले लोग हैं ये, इनको कहिए कि उत्तर दे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, कम्युनिस्ट पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, के नेता वहां पर जाकर के उनसे कम्युनिस्ट पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है ना पिनाज जी 2007 में। अब उनको जो टर्म एंड कंडीशन साइन की हैं, उनके प्रति जो इनकी वफादारी है उसको तो दिखाना है, उनका एजेंडा तो चलाना है। नाना जी जमीन देकर चले गए, बेटा जी अब उनके जो देवते हैं वो उसको प्रोपेगेंडा। चलिए सापरा साहब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, शलमणि त्रिपाठी हैं, सीएम योगी के सूचना सलाहकार हैं। शलमणि त्रिपाठी जी, सापरा साहब कह रहे हैं जी वाकई में देश में तनाव का माहौल है, हिंसा है, और देश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, देश में सब ठीक नहीं है, डरे हुए हैं सापरा साहब बहुत ज्यादा। देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि चाइना के प्रवक्ता बनकर यहां पर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि गलवान घाटी की एक तस्वीर राहुल गांधी जी ने ट्वीट की थी, एक वीडियो ट्वीट किया था, और बड़े गर्व के साथ, जितना गर्व चाइना ने नहीं दिखाया था उससे ज्यादा गर्व जैसा लग रहा था राहुल गांधी को है कि साहब देखिए कितना बड़ा काम हो गया। 24 घंटे में मालूम चल गया कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना बड़ा झूठ था। और उस झूठ में कष्ट इस बात का है कि चाइना तो उस झूठ को प्रोपेगेंडा कर रहा था, एक प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है वो, लेकिन उस प्रोपेगेंडा वॉर को भारत में और भारत का सर नीचा करने का प्रयास कौन कर रहा था? वो श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे थे। मैं सापरा साहब से एक बात कहूंगा कि बिल्कुल डर का माहौल था, दहशत का माहौल था, कत्लेआम हुआ तब हुआ
जब एक नेता ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लोगों ने देखा था कि 6-6 साल के मासूम सिख बच्चों को निकाल के गले में जलते टायर कैसे डाल दिए गए, मासूम सिख बहनों के साथ कैसे बलात्कार किए गए, कैसे सिखों की हत्याएं की गई, कैसे सिखों का नरसंहार किया गया। आपको इस बात पे शर्म नहीं आती क्या कि 6-6 साल के मासूम सिख बच्चों के साथ क्या हुआ, सिख बहनों के साथ क्या हुआ? और जब लोगों ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आपको नहीं नजर आया? नरसंहार तो तब हुआ जब इस देश का बंटवारा हुआ, चरण सिंह सापरा, भर के आई। चरण सिंह सापरा, राहुल गांधी जिस तरह से हिंदुओं को लेकर, जिस तरह से देश की छवि को लेकर बयान देते हैं, बातें करते हैं, कई बार एंटी इंडियन छवि जो है उनकी पोर्ट्रे करने लगते हैं विपक्षी बीजेपी वाले। क्यों देते हैं ऐसे मौके वो फिर बार बार? देखिए, ऐसा है, ये छवि तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा जिन्होंने कहा कि चीन हमारे अंदर कोई घुसा ही नहीं है, और बाद में उन्हीं के मंत्रियों ने कहा कि इतने मीटर, कोई इधर से अंदर आ गया, किसी ने कहा उधर से अंदर आ गया। इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट तपेर गांव ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन जो आकर के गांव बसा रहा है, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला। तब भी नरेंद्र मोदी जी धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे हैं, आज तक उत्तर नहीं दिया। स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर कभी भी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा। अरे जवानों का मनोबल क्यों गिराते हैं? उदाहरण सामने आ सेना चुके से हैं क्या दुश्मनी है? हर जगह से आप तो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ भी बोलते रहे, आप तो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ भी बोलते रहे। जब धारा 370 हटाई गई तो पाकिस्तान की भाषा और राहुल गांधी की भाषा में कोई अलग अलगाव था? बातें करते हैं 370 के मुद्दे पर ऐसा लगता था जैसे राहुल गांधी नहीं पाकिस्तान बोल रहा है और पाकिस्तान में बल्कि राहुल गांधी बोल रहे हैं। उतनी बातें तो ये जो देश के खिलाफ काम करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये पूरा देश जानता है। चाहे वो धारा 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने का मुद्दा रहा हो, को भी इसमें यहाँ शामिल करते हैं। बहुत देर से हमारे साथ चर्चा में नहीं जुड़े हैं एहतेशाम, आप एक बात बताइए, क्या राजनीतिक हित साधने के लिए चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना, देश में हिंसा और तनाव का माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हित से समझौता कर लेना, क्या इतनी जरूरी हो गई है राजनीति? एहतेशाम साहब, एहतेशाम हाशमी साहब हमें सुन नहीं पा रहे हैं। विवेक जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास जाऊंगी। राजनीति अपनी जगह, राजनीति के मुद्दे अपनी जगह, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना जो देश की छवि, राष्ट्र के हित के खिलाफ हो, आखिर ये कैसी राजनीति? जी 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 देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आपके चैनल की भी रिस्पेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे हम बड़ा न्यूट्रल तरीके से बात करें। आपको ये मानना पड़ेगा कि सारी पार्टियां जो इस देश में हैं वो इस देश की हैं और सभी देशभक्त हैं। ये एक तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज को लेबल कर लेना कि ये सारे एंटी नेशनल हो गए साहब, ये सारे लेफ्ट पार्टी वाले चाइना के चमचे हो गए, कांग्रेस वाले चाइना के प्रो हो गए, ये सारा एक गलत नैरेटिव है। हम इलेक्शन जीते, हम इलेक्शन हारे, कभी किसी की सरकार, कभी किसी की सरकार, प्रजातंत्र को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि 70 साल तक कांग्रेस का उसमें से एक बड़ा चंक ऑफ टाइम में कांग्रेस सत्ता में रही है। अगर कांग्रेस इतनी बड़ी एंटी नेशनल पार्टी होती तो आज देश टूट चुका होता। सभी लोग देश के हैं, देश की सोचते हैं। तो ये भाई साहब चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया तो चाइना से पैसा आ गया तो चाइना देश तोड़ेगा तो कांग्रेस भी आएगा तो कम्युनिस्ट भी आएगा, ये सब नैरेटिव कृपा करके आप बंद करिए। मेन बात ये है, एक हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है उसके खिलाफ बहुत सी चीजें करने की कोशिश कर रही है। यह इस देश के लिए एक थ्रेट है। हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव लड़े, उसी एजेंडे पे चले, हिंदू मुसलमानवाद ना करे, दोनों जो पंथ हैं, दोनों जो धर्म हैं, लेकिन विवेक मौजूदा हालात में आपको देश में हिंसा नजर आ रही है। एंटी नेशनल पार्टी, nobody is anti-national and nobody is here to provide the certification of national or anti-national. All I'm asking is कि आपको देश में मौजूदा वक्त में हिंसा, तनाव नजर आ रहा है? जी विवेक, मैं भी चाहूंगी कि आप रैशनल होकर बात करें। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अगर ठीक है तो मैं भी आपसे कहूंगी कि न्यूट्रल होकर, हिंदुस्तानी होकर सोचकर देखिए कि ये बता दीजिए कि मौजूदा वक्त में क्या देश में हिंसा और तनाव है? कहां हिंसा हुई? जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड से बोलूंगा जी। नहीं बिल्कुल। सबसे पहली चीज ये, यहाँ शिवम भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे आऊंगी मैं शिवम जी आपके पास भी, अभी तुली साहब के पास जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी।
लर्न टू जस्टिफाई योर ओन गवर्नमेंट इन 2022। हाँ, लर्न टू जस्टिफाई योर ओन। रूलिंग पार्टी के अगर कोई प्रवक्ता है तो उनको क्या बोलने नहीं देंगे आप? हर चीज में नेहरू इस देश में 58 साल आप भी रूलिंग पार्टी में रही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी कभी पाकिस्तान वालों के पास नहीं गई इस बात को कहने के सुनिए आप हमारे प्रधानमंत्री को हटा दीजिए। नहीं देखिए, ये आप भी 34 साल रहे बंगाल में, साल से आप यहाँ खूनी संघर्ष पर बात कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड की बात क्यों नहीं करते हैं सर की सरकार में? आप हर चीज के अंदर आप कांग्रेस में चले जाते हैं। याद है आपको? आप 1962 चले जाते हैं, आपको आप 1947 चले जाते हैं। अरे आप 2022 में यहाँ बैठकर आप ज्ञान दे रहे हैं इस बात का सर। जंतर मंतर पे अगर नारे लग रहे हैं तो आपकी सरकार का फेलियर है ना। चलिए मैं जरा आंकड़े भी दे दूं, आंकड़े भी देती हूं मैं आपको, एक सेकंड सुनिएगा। यूपीए के शासनकाल में 2004 से 2013 तक 10 साल में 7,480 दंगे हुए हैं लगभग, औसतन हर साल 448 दंगे। और एनडीए के शासनकाल में 2014 से 2020 तक 7 साल में 4,729 दंगे हुए हैं, यानी औसतन 676 दंगे, यानी दंगे घटे हैं। ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, मेरे बनाए हुए नहीं है, किसी पार्टी के बनाए हुए नहीं है विवेक। तब भी आप कह रहे हैं कि हिंसा बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। तुली साहब जवाब दें। फर्क सुन लीजिए। ठीक है विवेक, मैं आऊंगी, आप काफी देर से बोल रहे हैं, दूसरों को भी मुझे शामिल करना है। तुली साहब, राजीव तुली, राजीव तुली। ये एनडीए के समय के दंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। एक सेकंड विवेक, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, जरा राजीव तुली को भी बोलने दीजिए। विषय पर क्या बोलते हैं वो मेरे लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण था। और विवेक श्रीवास्तव जी ने जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसी ही लाइन ली है जो एक नैरेटिव तय होता है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का तो ये हाल है, ये आज भी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। जो रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनी है उसकी ब्रांच है यहाँ पर। तो ये इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब 1962 में चाइना की लड़ाई होती है तो ये चाइना के साथ खड़े होते हैं, भारत के साथ खड़े नहीं होते। अब ये देखिए, फिर वो देखिए 2022 का सवाल हट गया, ये चाइना पहुंच गए क्योंकि इनके पास आंसर ही नहीं है किसी प्रश्न का। हरिद्वार में धर्म सांसद फिर से होगी, आप रोकेंगे? ये मेरा प्रश्न है, आपके पास उत्तर नहीं होगा। और आज मुसलमानों के खिलाफ ये जो नारे जंतर मंतर और मुस्लिम संसद जब वो धर्म सांसद तौकीर रजा वहां पर शहीदों पर अपमान करे तो वो आपको दिखता नहीं है। ये सेलेक्टिव नैरेटिव ये नहीं है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, एक बात बताइए कि अभी तक तौकीर रजा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये लोग कह रहे हैं, सापरा साहब आप ही के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई में उसने इतना भड़काऊ बयान दिया है, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, तो प्रदेश में सरकार आपकी है, क्यों नहीं कार्रवाई कर ली थी? 7 जनवरी का बयान था, अच्छा वक्त था आपके पास। नहीं, 7 जनवरी को जैसे ये बयान आया मुकदमा दर्ज किया गया और आपको पता है कि उसके 24 घंटे के बाद आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लगने के बाद आपको पता है कि सारा कुछ चुनाव आयोग के अधिकार में होता है, चुनाव आयोग के अधिकार में होता है। आप कार्रवाई करिएगा, कांग्रेस पार्टी उसको अपने साथ लेकर घूम रही है। ये कहेंगे साहब कि पॉलिटिकल जो है ये प्रेशर बनाया जा रहा है, पॉलिटिकली कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, चुनाव आयोग के दायरे में है, सारे डीएमएसपी चुनाव आयोग को सीधे उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो ये कार्रवाई उनके स्तर पर होनी है। लेकिन हमने मुकदमा दर्ज किया, हमने छापे डलवाए, तौकीर रजा गायब हुए और उसके 24 घंटे बाद चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, उसके बाद अब इनको कार्रवाई करनी है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी कैसे लेकर घूम रही है और कैसे पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि जो तौकीर रजा एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो तौकीर रजा कहते हैं कि कसाब जो है बहुत बड़ा महापुरुष था, जो तौकीर रजा हिंदू महिलाओं को अपमानित करते हुए कहते हैं कि एक हिंदू महिला के 5-5 शौहर हुआ करते हैं, इस तरह की बातें कहने वाले तौकीर रजा को लेकर आज ब्रांड एम्बेसडर बना के कांग्रेस पार्टी घुमा रही है। और प्रियंका वाड्रा जी के साथ जो उनकी तस्वीर है वो खूब वायरल हो रही है। लोग उनसे यही पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें ये सवाल पूछ रही है प्रियंका वाड्रा जी से कि जो हिंदू महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द निकालता है, जो इस तरह का जहर फैलाता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टार प्रचारक ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? प्रियंका वाड्रा जी के पास क्या कोई और तौकीर रजा में ना हिंसा दिखती है, तौकीर रजा में ना भड़काऊ बयान दिखते हैं, तौकीर रजा में ना तनाव फैलाने वाला शख्स नजर आता है, तौकीर रजा तो शांति दूत नजर आता है। सापरा साहब देखिए, ये शांति दूत को शायद आपको नजर आता होगा, हमें नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से पतली गली से बच के निकलना चाहते थे। 7 तारीख को अगर उन्होंने बोला है और 8 तारीख से अगर आचार संहिता भी लग गई है तब भी कार्रवाई हो सकती है, तो इस तरह से आप बच के जा नहीं सकते कि आपने कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई केंद्र की सरकार भी कर सकती है। आप दुनिया के पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी सब लगाते हो, तो यहाँ क्यों नहीं लगाई आपने? ये सवाल का उत्तर आपको जनता उत्तर प्रदेश की पूछ रही है। और अगर आप ये तमाम सारी बातें करते हैं तो ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है
उसके बारे में आपने क्या किया है? जो एक बेचारा व्यापारी वहां पर मारा गया होटल के अंदर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है? जो हाथरस जैसे केस हुए हैं वो क्यों हुए? ये तमाम सारे सवाल अभी ये चुनाव के अंदर जनता आपको पूछ रही है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल बना है। बारी बारी से अगर उदाहरण देने जाऊं तो ये शो भी कम पड़ेगा। तो आपको जनता सवाल पूछ रही है, उत्तर आपने देना है। आप यहाँ वहां की बातें करके आप ये रजा की जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। ठीक है। आपको ये जवाब कि आप कार्रवाई करनी है तो आप 1 घंटे में भी किसी को उठा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ये तो बहुत खराब है चरण सिंह सापरा साहब, ये कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आप उस आदमी का समर्थन क्यों ले रहे हैं? आप मुझे भी तो उसका जवाब दे दीजिए। चलिए, ये तो खराब है, आपने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आप तो बता दीजिए कि कांग्रेस उस शख्स का साथ क्यों ले रही है? कांग्रेस को तो हिंसा और तनाव से नफरत है ना, बहुत दिक्कत है, तो फिर कांग्रेस उस शख्स का साथ क्यों ले रही है जो हिंसा फैलाने की बातें करता है, जो तनाव फैलाने की बात करता है, जो देश के शहीदों का अपमान करता है? क्या मजबूरी है कांग्रेस की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कर रही है उसका जवाब मैं शलामणि त्रिपाठी से लूंगी। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की क्या मजबूरी है? कांग्रेस की क्या मजबूरी है? अरे, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से भी ज्यादा उत्तेजित हो। लूंगी ना मैं जवाब, क्योंकि आप बीजेपी की राग अलाप रहे हैं, अपना बता ही नहीं रहे हैं मुझे। मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। देखिए पेनाज जी, जो उत्तर आपको अपेक्षित है वो उत्तर में नहीं दे रहा, इसलिए आप जरा प्यार है इनके लिए। जिन्ना जी है, मैं इसका उत्तर ओसामा जी है कि अफजल गुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे 4 बजे, चाइना की बात करेंगे। रजा सिर्फ अकेला नहीं है, बंगाल में हिंदुओं को मारा काटा गया, उस पर इनको हिंसा दिखाई नहीं देती, शांति लगती है इनको। तमाम जगहों पर जब ये सब होता है इनको नहीं दिखाई देता है। गुजरात में भी इनको 2002 के दंगे दिखाई देते हैं, लेकिन कार सेवकों को जो मारा गया, जलाया गया, वो दिखाई नहीं देता है इनको। मतलब हिंदू को अगर मार दिया जाए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कहीं पर भी कुछ दूसरे विपक्ष के साथ, किसी दूसरे धर्म के साथ ऐसा हो जाए तो ये हंगामा करने लगते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों से फिर से नए सिरे से जवाब देने की कोशिश करूंगी। न तो बात उत्तर प्रदेश की है, न बात बिहार की है, न बात राजस्थान की है, न बात गुजरात की है, न इतिहास की है। बात यह है कि क्या देश में हिंसा और तनाव का माहौल है? ऐसा बयान अगर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जिम्मेदार प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है तो क्या यह देश की छवि धूमिल करने जैसा नहीं है? क्या चुनाव और राजनीति के माहौल में देश की छवि से भी हम समझौता कर लें ऐसे बयान देकर? इस पर हम बात करेंगे। उमेश भारद्वाज हमारे एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। उमेश, सबसे पहले मैडम मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस देश में जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और जिनको सबसे ज्यादा असुरक्षा महसूस हो रही है, उनको उठाकर सबसे पहले सुरक्षित देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेज दिया जाए। दूसरा, असुरक्षित आज के वर्तमान समय में दंगाई हैं, असुरक्षित आज के वर्तमान समय में वे लोग हैं जो इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी सरकार ने यह काम किया है कि दंगाइयों को रोका है, हिंसा को रोका है, आज उसी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आप 70 साल के आंकड़े उठा लीजिए और 7 साल के आंकड़े उठा लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ जाएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है, दंगाइयों को सबसे पहले उन देशों में भेजिए जहां पर इन्हें शांति मिलती हो। चलिए, तो अपना देश जिन्हें सुरक्षित नजर नहीं आता, जिन्हें अपने देश में डर लगता है, उन्हें देश में रहने का हक नहीं है। ये एक जनता की आवाज है, लेकिन ये लोकतंत्र है, सभी का सम्मान है, सभी के विचारों का सम्मान है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन देश की बहस लगातार इस मुद्दे पर जारी है। तो देश की बहस में आज हम सवाल लगातार अपने दर्शकों से भी पूछ रहे हैं और हम अपने मेहमानों से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो देश की छवि से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया है, अशोक गहलोत साहब ने, कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है, वो भी तब जब अमृत महोत्सव के लिए चर्चा हो रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद थे। चुनावी मौसम में यह बयान बहुत दूर तक जाएगा, इस पर राजनीति भी होगी, लेकिन क्या देश की छवि से समझौता कर राजनीति करना सही है? इसी मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं हम। दिलीप शर्मा हमारे एक दर्शक मुंबई से जुड़ चुके हैं। दिलीप, हेलो। न्यूज नेशन के दर्शकों को नमस्कार। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी डिबेट देख रहा था और मैं न्यूज नेशन हमेशा देखता हूँ। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने 2017 में एक आंकड़ा दिया था जिसमें 822 दंगे हुए थे
उसमें सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। और अगर आज हम देखने के लिए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अभी एक हमारे महाशय बैठे हुए थे, त्रिपाठी जी, वो शायद सरकार के सलाहकार हैं, और बीजेपी के सारे प्रवक्ता इतनी आसानी से कह देते हैं कि देश में कुछ नहीं है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने किया और बाकी सरकारों ने गलत किया इसलिए तो आपको चुने। तो आप भी अगर वही करेंगे तो आप और कांग्रेस में फर्क क्या है? अगर आप भी वही राजनीति करना चाहते हैं जो कांग्रेस ने किया है, बाकी जो और पार्टियां कर रही हैं, तो आप तो यानी आपकी नजर में तो दंगे अभी भी हो रहे हैं, देश में शांति नहीं है। ठीक है मिश्रा साहब, मैं इसका जवाब लूंगी त्रिपाठी साहब से, लेकिन एहतशाम साहब जरा आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपसे तकनीकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था। चुनाव से ठीक पहले 7 साल हो गए मोदी सरकार को टेन्योर में आए हुए, योगी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो अब चुनाव से ठीक पहले ये देश के माहौल में तनाव नजर आना, हिंसा नजर आना, क्या कुछ इंटरनेशनल मैसेज भेजेगा हमारे देश के लिए? ठीक है, हम पार्टी अलग पसंद कर सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन तिरंगा तो सबका एक है ना साहब। एहतशाम हाशमी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, तिरंगा सबका एक है और हम सब तिरंगे की रिस्पेक्ट करते हैं, और भारत हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसी खूबसूरत मुल्क की छवि खराब करने का काम जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे ज्यादा करते हैं, जैसा कि उन्होंने पंजाब से लौट के किया। पंजाब में वो जब पंजाब से लौटे तब उन्होंने कहा कि अपने सीएम को बोलना कि मैं वापस जिंदा बच के आ गया। ये कितना, इस बयान को आप क्या कहेंगे बताइए? आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, हम सब बहुत इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन आप बताइए क्या प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देना चाहिए था? और जब प्रधानमंत्री देश का इस तरह का बयान देगा तो क्या सीएम साहब जो हैं उनका भी सोचना लाजिम नहीं है क्या कि इंटरनल सिक्योरिटी पे हमको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप हिंदुस्तान तिरंगे की बात करते हैं, उसी तिरंगे को हमारी हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं भी बहुत प्यार करती हैं, और जब उनकी नीलामी सुल्ली और बुल्ली बाई ऐप पे की गई तब प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश थे? बताइए। उठा रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने वो बयान नहीं देखा जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, गलत हुआ है, आपकी सुरक्षा के साथ खेल हुआ, खिलवाड़ हुआ। मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि इनको इस बात का शर्म नहीं आती कि आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर 10 किलोमीटर है, जहां पर पाकिस्तान हमारा दुश्मन बैठा है, वहां पर आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करते हैं, इतनी बड़ी साजिश रचते हैं, और किसके इशारे पर रचते हैं देखिए सबको पता है। और उसके बाद आप ये दलील देते हैं कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, प्रधानमंत्री ने ये रिएक्ट कर दिया। अभी मैं आपके दर्शक को भी सुनना था, मिश्रा जी को, किसके इशारे पे रची बताइए आप? किसके इशारे पे रची आप बताइए जरा। मुझे लगता है बहुत साल से उत्तर आप बताइए ना किसके इशारे पे रची? उत्तर प्रदेश। आप बताइए किसके इशारे पे रची? वो तो सबको पता है। आप बताइए किसके इशारे पे रची? पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत है क्या? पंजाब की चीफ मिनिस्टर की हैसियत है इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर सके? पंजाब की चीफ मिनिस्टर की हैसियत है क्या? पंजाब के चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? पंजाब के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जिन्होंने बताया उनकी साजिश है। पंजाब के चन्नी साहब को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उनकी साजिश है। ये मोदी जी से नफरत की इंतहा है। कभी उनको बहुत का सौदागर कहते हो, कभी उनको अपमानित कहते हो, कभी उनको गालियां देते हो, और कभी उनको मरवाने का प्रयास करते हो। ये इंतहा है, उनसे नफरत की इंतहा है, और पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने थूका है, कांग्रेस पार्टी पर थूका है। क्या आप प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ मजाक करते हैं? आप प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, और उसके बाद ये आप भद्दी दलील लेकर आते हैं। आप ये शर्मनाक दलील लेकर आते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची गई, प्रधानमंत्री पर जान से हमले की साजिश रची गई, आप उस पर शर्म नहीं आती? कांग्रेस पार्टी ने जो घटिया पाकिस्तान, जिन्ना, सावरकर, धारा 370 वाले रिश्तेदार हो तुम लोग। धारा 370। ठीक है सापरा साहब, आपको 7 साल में देश में तनाव का माहौल नजर नहीं आया, 370 पर रोते हो, हिंसा नजर नहीं आई। धारा 370 अब आप लोग चुनाव से पहले आप सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये राजनीति नहीं तो चिंता तो कतई नहीं। ठीक है सापरा साहब, धारा 370 पर क्यों रोते हो? मैं आपके बीच में धारा 370 चली गई, क्यों रोते हो? पाकिस्तान के रिश्तेदार नहीं हो क्या? आपने पाकिस्तान भी रोता है, आप भी रोते हो, सुन लीजिए ना, सुनने का धैर्य रखिए। एक मिनट शलभ जी, जरा सापरा साहब जवाब देंगे। शलगमणि बेटा, सुनने का धैर्य रखिए। देखिए आपने क्या कहा कि 10 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय को रोका गया। आप मुझे ये बताइए कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री की रैली थी वो मात्र 2 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से,
क्यों एसपीजी ने प्रधानमंत्री को वहां पर इजाजत दी रैली करने की? अगर ड्रोन 10 किलोमीटर तक आ सकता था तो 2 किलोमीटर पर पहले गिरता था। तो ये सारी बातें, ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए। आपकी 70,000 कुर्सियों की जगह 700 कुर्सियां खाली भरी हुई थी, बाकी की कुर्सियां खाली थी। तो ये जो आप कहते हो ना कि जनता ने देखा, हाँ जनता ने आपकी खाली कुर्सियां देखी। आपने कहा कांग्रेस पर थूकती है, तो शलभमणि जी से भी और सपरा साहब से भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि आज के मुद्दे पर अगर हम लोग रहे, प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलता है, ये भी सुन लीजिए। तो आप जो शब्द वापरते हैं ना किसी के लिए, जब एक उंगली किसी पर करते हैं तो 3 उंगली आप पर भी आती है। तो प्रधानमंत्री ने ये विक्टिम कार्ड खेला। प्रधानमंत्री दिखाना चाहते थे कि मैं बेचारा हूं। प्रधानमंत्री खाली कुर्सियों के सामने अगर जाकर के बोलते, इन्हीं कुकर्मों के चलते राहुल गांधी को वायनाड भागना पड़ा। इन्हीं कुकर्मों के चलते राहुल गांधी वायनाड भागे। अब वायनाड से इस्लामाबाद जाने की बारी है। अब वायनाड की जनता भी भगाएगी। राहुल गांधी चुनाव हार के गए थे, जमानत जब्त करा कर गए थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जमानत जब्त कराई है और इस बार रायबरेली भी हारेंगे। आपने जो कुकर्म किया है, आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, आपने प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ मजाक किया। आपको जरा चर्चा में शामिल करती हूँ। जरा मुझे बता दीजिए कि राष्ट्रद्रोह के मामले हो या फिर दंगे हो, ये तमाम मामले जो हैं ये मनमोहन सरकार में भी थे और ये मोदी सरकार में भी हैं। आंकड़ों में कोई अगर दंगों के आंकड़ों में एक में पीछे है तो कोई राजद्रोह के मामलों में एक आगे है। तो अगर देखा जाए तो दोनों बराबर बराबर ठहरते हैं। तो ऐसे में ये एक सिलेक्टिव अप्रोच से कह देना कि देश में तनाव का माहौल है, देश में डर का माहौल है, देश में हिंसा का माहौल है। आप भी जानते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से ये तमाम चीजें एक परसेप्शन खराब करने के लिए देश का इस्तेमाल होती हैं जी या नहीं होती हैं। आप बिल्कुल आप भी जानते हैं कि कई बार जानबूझ के हम देखते हैं डबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मीडिया के कि हिंदुस्तान के लिए अलग होते हैं, अपने देश के लिए अलग हो जाते हैं, चाहे वो कोरोना से हुई मौतें ही क्यों ना हो। मैं देखिए, मैं आई एग्री, जो आप कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपके आंकड़े भी ठीक हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बड़ा क्लियर और स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूं। देखिए, फर्क को समझिए। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम भी लड़ते हैं, हम लेफ्ट से हैं, हम उनके प्राइवेटाइजेशन की नीति के भी खिलाफ थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कांग्रेस इज कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्युलरिज्म ऑफ दिस कंट्री। लेकिन हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के हिंदू एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए उसका पॉलिटिकल माउथपीस है, उसकी वजह से हिंदू मुसलमान का जो बाइफर्केशन हुआ है पिछले 7 साल के अंदर, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो दंगे, जो मॉब लिंचिंग्स अब हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैंड है, कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थन देती है इस तरह की एक्टिविटीज को, जिससे वोट्स पोलराइज हो। माइनॉरिटीज का एक सेकेंडरी शुभम, लव जिहाद, सीए, दंगे तब भी होते थे, दंगे अब भी हो रहे हैं, लेकिन अब के दंगे सरकार के प्रायोजित दंगे हैं। शुभम, आपको 370 में भी हिंदू मुसलमान दिखता है क्या? बिल्कुल। ठीक है, एक सेकंड में आपके पास आऊंगी। तुली साहब चलूंगा। पिनास जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं कई बार इस डिबेट पर हिंदू 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 राष्ट्र सुन चुका हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए विवेक जी, सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक की जितनी भी धरती है वो हिंदू राष्ट्र है। भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। इस बात से अगर आपको दर्द है दिल में तो आप दिल में दबाए रखिए उस दर्द को। अगर अफ्रीका में पैदा होने वाला एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट हो सकता है तो यहाँ सब हिंदू हैं, आप भी हैं, आपको इस बात से नफरत हो सकती है। अब दंगों पर बोल दीजिए, अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस वाज कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड क्यों जोड़ा गया? ब्रो रुक जाओ ना थोड़ा। आपकी पार्टी को ये प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड क्यों जोड़ा गया? वो कांग्रेस जो दंगे करवाती है, वो कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करती है, वो कांग्रेस जो प्रीएम्बल बदलती है, वो कांग्रेस जो सब कुछ करती है, वो इनको शानदार लगती है। और आप कहां थे? ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ थे जब वो प्राइवेटाइजेशन की नीति पे थे। कांग्रेस का क्यों विरोध नहीं किया आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया? मेरा मानना है आज देश में परम शांति है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ लोगों में विदेशी एजेंडा चलाने के लिए एक अलग टाइप की कौतूहल है, एक अलग टाइप का डिस्टर्बेंस है और उनके खिलाफ मैं कहता हूं राजद्रोह 74 छोड़िए, अगर 74 भी लगाने पड़े देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो सरकार को देशद्रोह लगाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। ये देशद्रोह जो है सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाया है। अगर देश के खिलाफ कोई बोलता है, चाहे मैं हूं, चाहे विवेक हो, चाहे पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति हो और किसी की भी सरकार हो, अगर देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सिर्फ बोलने का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
अगर आपको नहीं पता विवेक जी तो प्लीज पढ़ के आइए। देश को गाली दोगे, राजद्रोह लगना चाहिए, कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, लगना चाहिए। क्यों डरते रहते हो भाई? फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म भी होगा। चलिए ठीक है, तुली साहब जरा एक बात बता दीजिए। तुली साहब वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, देश स्वतंत्र है और उनको अगर लगता है कि देश में हिंसा और तनाव है, और उनकी नजर में तनाव वो बॉर्डर वाला भी हो सकता है, उनकी नजर में तनाव जो है वो लिंचिंग वाला भी हो सकता है, उनकी नजर में तनाव जो है किसी धर्म विशेष के साथ अन्याय भी हो सकता है, तो ये उनकी राय है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें देश की छवि कहां से खराब हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें यदि वो घर पे बैठ करके बात करें, अपने यहाँ पर सब ठीक कर ले, उस पर बात करें, ऐसे एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे मंच पर बात करना जिसका जो टेलीकास्ट है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, तो आपके घर में भी अगर कुछ समस्या रहती है तो आप पब्लिकली जाकर के उस पर डिस्कशन करते हैं क्या? आप बाहर जाकर के, और इतने सारे मंच है वहां बात करिए ना, और पहले अपना घर सुधारिए। आप अपना घर सुधारेंगे नहीं, अपना घर देखेंगे नहीं, वो उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते रहेंगे। जिस एक बड़े अभिनेता ने ये कहा था कि उनकी पत्नी को देश में डर लगता है, उन्होंने देश तो नहीं छोड़ा परंतु उन्होंने वो पत्नी छोड़ दी। तो ऐसा ही कहीं कुछ इनके साथ होता होगा, अशोक गहलोत जी के साथ, ये ध्यान रखें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव के माहौल के कारण से मंच सही चुनते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेलीकास्ट जा रहा था, देश का अगर कोई मसला भी था तो मंच तो कम से कम सोच समझ कर चुनते। अगर देश से प्यार था, देश की छवि से प्यार था कांग्रेस के नेता को, अशोक गहलोत जी को और आपको। देखिए पेनाज जी, आजकल हर चीज जो है वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर चली जाती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके जो आठ भाजपा के एमएलए उत्तर प्रदेश के और 2 मंत्री जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, जो दलित है और जो पिछड़ी जाति के हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर न्याय नहीं मिला, हमें डर लगता था। क्या वो चीजें इंटरनेशनल नहीं गई है, क्या वो इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं गई है? तो इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना है, मात्र अशोक गहलोत नहीं कर रहे। चरमणि जी, सापरा साहब कह रहे हैं जब घर में गलत होगा तो दुनिया को पता तो चलेगा ही, गलत कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है सापरा साहब, जवाब ले लूं त्रिपाठी जी से। इसका उत्तर दे दीजिए, अशोक गहलोत जी का तो बाद में उत्तर ले लेंगे। वो कह रहे हैं कि आप अगर घर में गलत होगा तो दुनिया को पता चलेगा, बार बार इसे देश प्रेम से क्यों जोड़ रहे हैं खामी को? राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित है, इस दोनों ठीक है, एक सेकंड त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए, बीजेपी की तरफ से मौजूद है। तुली साहब एक सेकंड, एक सेकंड सापरा साहब, जवाब तो ले लूं, उनकी भी सुन लूं या नहीं? एक मिनट, उनकी भी सुन लूं साहब। आपने आरोप लगा दिए, त्रिपाठी साहब जवाब दे दें। देखिए पिनाज जी, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी में जब इटली का डीएनए घुस जाता है तो आप उससे वफादारी की और राष्ट्रभक्ति की नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी गद्दार पार्टी है, ये देश का बच्चा जान रहा है कि ये गद्दार लोग हैं। धारा 370 के मसले पर ये क्या बोलते रहे, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक पे ये पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे, आज ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं। कल को भगवान न करे ऐसी स्थिति आएगी तो आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं। चलिए ठीक है, तो बार-बार क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ऐसा मौका देना जो देश की छवि खराब करे, क्या ये सही है? क्या हिंसा का माहौल बताकर कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है? जब ये सवाल हमने जनता से पूछा तो 85% लोगों का मानना था हाँ और 15% का नहीं। हमने आपके सामने सभी पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषकों से ये सवाल पूछा, आपने सबको सुना। ये थी देश की बहस आपके लिए।